तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोलिंस टायर आईपीओ के बारे में। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके जीएमपी के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इसके पेयर ग्रुप के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में, इसके आईपीओ डिटेल के बारे में। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट इस वीडियो में आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। तो अगर आप चाहे तो इस वीडियो को 1.5x पे करके देख ले, पर इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड 10 से 15% के आसपास चल रहा है। यानी दोस्तों अगर 15% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 34 रुपए का प्रॉफिट बता रहे हैं, 66 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से हमें मैक्स टू मैक्स 2200 से लेकर 2300 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट दोस्तों मैं यहाँ आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमें किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखकर अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अभी तो इसका ग्रे मार्केट में 10 से 15% के आसपास डिमांड चल रहा है, बट उम्मीद है कि जैसे इस कंपनी का फंडामेंटल है उसके हिसाब से इसके जीएमपी में हमें और तेजी देखने को मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसके लेटेस्ट जीएमपी का अपडेट ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अब अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1982 में एज ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी दोस्तों उस समय 1982 में ये कंपनी अपना जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पे चालू की थी, बट फाइनली 2003 में ये कंपनी अपना बिजनेस लार्ज स्केल पे करना शुरू की। यानी ओवरऑल टायर मार्केट में इस कंपनी को 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं दोस्तों ये जो कंपनी टायर रिट्रेडिंग का काम करती है वो इंडिया के अलावा 40 और देशों को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से कुछ बड़ा प्लेयर जैसे मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, केन्या एंड इजिप्ट है। वहीं इस कंपनी का जो बिजनेस है वो 2 भागों में बटा हुआ है, टायर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग। यानी दोस्तों ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चर भी करती है एंड टायर के ऊपर जो ग्रिप लगा होता है वो भी मैन्युफैक्चर करती है। यानी ये कंपनी तो नए टायर को भी बनाती है एंड अगर जो भी पुराने टायर है उस पर यह नया ग्रिप लगाने का भी काम करती है। एंड देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। यानी ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग से इस कंपनी का लगभग 75% के आसपास रेवेन्यू आता है। यानी ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो भी मार्केट में पुराना टायर होता है उसको ये कंपनी दोबारा से रिट्रीट करती है एंड उसके ऊपर नया ग्रिप लगा के मार्केट में दोबारा सेल करती है, जिससे रबर का वेस्टेज भी कम होता है एंड इस कंपनी को काफी अच्छा खासा मार्जिन भी बचता है। एंड इस ट्रेडेड रबर से कंपनी अलग अलग वेराइटी का टायर बनाती है। वो या तो 2 व्हीलर का टायर हो गया, 3 व्हीलर का टायर हो गया, लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे पिकअप हो गया, मिनी बस हो गया, एग्रीकल्चर टायर जैसे ट्रैक्टर का टायर हो गया एंड और भी बहुत सारा टायर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो ज्यादातर इस कंपनी का रेवेन्यू सेकंड हैंड टायर को रिट्रीट करके आता है। सो आई होप ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं दोस्तों अब अगर इसके पीयर ग्रुप के बारे में बात करें तो इसी के जैसे मार्केट में पहले से कुछ कंपनियां लिस्टेड है, जैसे इंदाग रबर हो गया, वामसी रबर हो गया या फिर टीवीएस श्री चक्रा हो गया। एंड दोस्तों अगर इन तीनों का हम पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो ये पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। यानी ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये जो टायर इंडस्ट्री है उसमें हमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा वेल्थ बन सकता है। वहीं दोस्तों इसके पीयर ग्रुप के साथ इस कंपनी का कंपेयर किया जाए तो दोस्तों टोलिंस टायर का अर्निंग पर शेयर लगभग 9.5 रुपए के आसपास है, जबकि टीवीएस श्री चक्रा एंड जीआरपी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर इससे कहीं ज्यादा है। यानी कुछ पीर का अर्निंग पर शेयर इससे कम है एंड कुछ का अर्निंग पर शेयर इससे कहीं ज्यादा है। वहीं अगर पी वाइज कंपेयर किया जाए तो दोस्तों इसका इंडस्ट्री पी लगभग 33 के आसपास है, जबकि टोलिंस टायर का पी रेशियो लगभग 34 के आसपास है। एंड वहीं अगर इसके पीर का पी रेशियो देखा जाए तो किसी पीर का पी रेशियो इससे कहीं ज्यादा है एंड किसी पीर का पी रेशियो इससे कम है। यानी इसको हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी ना तो हमें काफी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है और ना ही हमें काफी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। यानी इस कंपनी जो वैल्यूएशन रखा गया है
वो एकदम फेयरली रखा गया है, ना हमें महंगा और ना हमें सस्ता मिल रहा है। वहीं दोस्तों अब अगर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट मार्जिन में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। बट वहीं अगर इसके प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके प्रॉफिट में भी हमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। यानी हर साल 2022 से इसके प्रॉफिट में हमें 500% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। यानी आप देख सकते हैं कि जहां FY22 में कंपनी का प्रॉफिट केवल 63 लाख के आसपास था, वहीं FY23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास हो गया। बट अगर FY24 के बारे में बात करें तो FY24 तक कंपनी ने ऑलमोस्ट 26 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी ये कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 500% के आसपास तक इंक्रीज कर रही है हर साल, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं इसका ROE ऑलमोस्ट 26%, ROCE 36% एंड डेट टू इक्विटी 0.78 का है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल तो मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस IPO की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ये IPO 9 से 11 सितंबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 215 रुपए से लेकर 226 रुपए पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 230 करोड़ का है, जिसमें से 200 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू एंड 30 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी दोस्तों ये इस IPO के लिए काफी अच्छी बात है कि इसका ज्यादातर पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे कंपनी अपने लोन को चुकाएगी एंड कुछ पैसा अपने सब्सिडरी कंपनी पे इन्वेस्ट करेगी। वहीं 5 रुपए के फेस वैल्यू पे इसमें हम मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट पे हमें 66 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,916 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। बट बात दोस्तों अगर हम इसके कोटा के बारे में करें तो दोस्तों रिटेल के लिए इस IPO में 35% का कोटा रखा गया है, जो काफी अच्छी बात है रिटेल के लिए कि उन्हें इस IPO में भी काफी अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दिया गया है। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 12 सितंबर एंड इसका लिस्टिंग हमें 16 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इस IPO के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं हम इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हमें इस IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ग्रे मार्केट में अभी इस IPO का डिमांड 15% के आसपास चल रहा है एंड दोस्तों हमें उम्मीद है कि इसके ग्रे मार्केट में हमें और अभी तेजी देखने को मिल सकता है। बट तेजी देखने को मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, क्योंकि एक ही दिन पे 3 IPO खुलने जा रहा है, तो इसीलिए हमें GMP में भी ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बट अगर आप इस IPO में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर दूसरे और तीसरे दिन इस IPO के ग्रे मार्केट में अगर 15% से ऊपर डिमांड हो तो ही आपको इस IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए। अदरवाइज अगर 10% से कम डिमांड होता है तो इसमें आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए अवॉइड कर देनी चाहिए। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों 2013 में इंडियन टायर इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 46,000 करोड़ के आसपास था, बट 2023 तक ये टर्नओवर लगभग 90,000 करोड़ के आसपास तक हो चुका था। यानी देखा जाए तो हर 10 साल में इंडियन टायर का टर्नओवर डबल हो रहा है एंड ये एक्सपेंशन बढ़ती गाड़ियों की डिमांड के कारण एंड लोगों के राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम के कारण देखने को मिल रहा है। यानी अभी आगे भी हमें इस इंडस्ट्री में ऐसे ही ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वहीं टायर एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया से हमें हर साल 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है एंड इस एक्सपोर्ट का लार्जेस्ट मार्केट अमेरिका है, जो हमारे पूरे एक्सपोर्ट का लगभग 22% के आसपास शेयर रखता है। एंड वहीं ये कंपनी सेकेंड हैंड टायर को दोबारा से रीजनरेट करती है, जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड भारत में रीट्रीटिंग इंडस्ट्री में इस कंपनी के पास लगभग 3% का मार्केट शेयर है। यानी दोस्तों ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छी रह सकती है, क्योंकि गाड़ी बैटरी पे चले, पेट्रोल पे चले, डीजल पे चले, पर उसमें टायर की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है वो एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जो हमेशा डिमांड में बनी रहेगी। इसीलिए दोस्तों आपको इसमें लिस्टिंग गेन्स मिले या ना मिले तो आप चाहे तो इस IPO में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस IPO को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाला है और कौन कौन इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।